नमस्कार, मैं सरोजिनी। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और सकुशल होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि व्याकरण की शुरुआत कर रहे थे, उसके बारे में हमने भाषा के बारे में जाना कि किस तरह से भाषा हमारे बोलचाल में मदद करती है। व्याकरण जो हमारी भाषा में किस तरह से शुद्धता लाती है, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग स्तर धीरे धीरे हम जान रहे हैं कि किस तरह से भाषा हमारे जीवन में मान्यता रखती है, कितना ज़रूरत है। तो भाषा क्या है हमने जाना था, लिपि क्या है हमने जाना था, उसके बाद क्या है हमारे भारत में कितने भाषाओं का बोलचाल है, उसमें से कितने भाषाओं को संविधान में मान्यता मिला है, उसके बारे में हमने जाना। भाषा के प्रकार के बारे में हमने देखा था कि जिस तरह से क्या है सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, इस भाषा के बारे में हम जाने थे। अन्य और कुछ भाषा के अन्य कुछ और भेद के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि क्या है मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा। तो ये मातृभाषा किसे कहा जाता है, राजभाषा किसे कहा जाता है, राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है और मानक भाषा किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि क्या है भाषा हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, हम सबको पता है, क्योंकि हम बिना भाषा के हम किसी के साथ भी हम अपने विचारों को या किसी दूसरों के विचारों के बारे में हम जान नहीं सकते। तो भाषा के लिए ही, भाषा के माध्यम से ही हमारा भारत एक तरह से हिंदी भाषा के माध्यम से ही हमारा भारत एक तरह से देखा जाएगा तो स्वाधीन हुआ। स्वाधीनता के समय में उस समय जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में सभी भाषा भाषी के लोग रहते हैं, तरह तरह के भाषा भाषी के लोग रहते हैं। तो हमारा भारत जब स्वाधीन नहीं हुआ था, स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय क्या है, उस समय हिंदी भाषा को एक माध्यम के तौर पर हम लिए थे, जिस माध्यम एक डोर के तरह हिंदी भाषा सभी लोगों को एकजुट करके भारत की स्वाधीनता में मदद की थी। इसके लिए क्या है, जैसे कि जैसे कि भारत के स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे लोगों ने मेहनत की, बहुत सारे लोगों भारत को स्वाधीन करने के लिए उनका योगदान बना रहा है। जैसे कि क्या है, लोगों को एक भाषा में, एक धागे में जोड़ने के लिए, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, काका कालेकर, ऐसे बहुत सारे समर्थक हैं जो कि क्या है हिंदी भाषा को एक माध्यम बनाकर, स्वतंत्रता के लिए एक माध्यम बनाकर लोगों को एकजुट किए। उसके बाद वो लोगों के मन में स्वतंत्रता के प्रति उजागर किए। तो भाषा क्या होता है, भाषा हम लोगों के मध्य एक अटूट बंधन बनाता है, एक अटूट जोड़ बनाकर रखता है, जिसके लिए क्या है हम अपने विचारों को, भावनाओं को हम एक दूसरे के साथ व्यक्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो हिंदी भाषा भी एक मुख्य भूमिका उस समय के दौर में निभाया गया था, उस समय के दौर में मुख्य भूमिका निभाया गया था। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि मातृभाषा किसे कहा जाता है। हम जिसके बचपन क्या, हम पैदा होते ही जिस भाषा को बोलचाल, हमारे घर परिवार में जिस भाषा की बोलचाल होती है उसको मातृभाषा कहा जाता है। जैसे कि क्या है, हम अपने माता पिता से जिन भाषा के बारे में सीखते हैं उसी को ही मातृभाषा कहा जाता है। अब आते हैं राजभाषा किसे कहा जाता है। राजभाषा उसे कहा जाता है जब किसी भाषा को सरकारी कामकाज के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, सरकारी कामकाज के क्षेत्र में व्यवहार की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, राजभाषा कहा जाता है। तो राजभाषा, जैसे कि हमारे राज्य में कौन सी भाषा ऐसी है जिसको कि हम राजभाषा के तौर पर सरकारी काम काज के क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। तो जिस भी भाषा को हम जैसे कि राज्य में हो या देश में हो सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है,
उसको कहा जाता है राजभाषा। अब आते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रभाषा, राष्ट्र में जो भाषा ज़्यादा तौर पर मतलब अधिकांश लोग जिस भाषा को बोलते हैं, जिस भाषा को समझते हैं, उसको ही राष्ट्रभाषा कहा जाता है। हम जैसे कि हमने पहले जाना कि राजभाषा, उस हिसाब से क्या है, हमारे देश में, हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा जो भाषा राजभाषा राज्य के तौर पर, मतलब जिस भी राज्य में जिस भी भाषा का ज़्यादा बोलचाल है या जिस भाषा को कार्य क्षेत्र में प्रयोग की जा रही है, उसको क्या कहा जाता है, राजभाषा को बोला जा रहा है। तो हमारे देश में हिंदी भाषा को राजभाषा के तौर पर मान्यता मिला है। और ये भी हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर को, स्वतंत्रता मिलने के बाद 14 सितंबर को 1949 में हिंदी भाषा को भारत के संविधान के तौर पर मान्यता प्राप्त हुई, राजभाषा के तौर पर मान्यता प्राप्त हुई है। तो राजभाषा जो है वो क्या है, हिंदी ही हमारे देश की राजभाषा है। और सह राजभाषा के तौर पर हम अंग्रेजी को लेते हैं। सह राजभाषा के तौर पर हमारे भारत में अंग्रेजी का प्रयोग होता है। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में ये अंतर है कि राजभाषा को हम सरकारी क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, और राष्ट्रभाषा क्या है, ज़्यादातर लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर क्षेत्र में, अधिकांश क्षेत्रों में जिस भाषा का बोलचाल है, उसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ये आमतौर पर हम यही समझते हैं कि जिस भाषा का ज़्यादातर, मतलब हमारे भारत में जिस भाषा का ज़्यादातर बोलचाल है, उसी को ही राष्ट्रभाषा के तौर पर जाना जाता है। जैसे कि राष्ट्र की भाषा भी बोला जाता है या राष्ट्रभाषा कहा जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे भारत में अधिकांश क्षेत्र में हिंदी भाषा भाषी के लोग रहते हैं, और हिंदी भाषा को सब आसानी से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं ज़्यादातर क्षेत्र में। तो एक तौर पर इसको राष्ट्रभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं, पर उसको हिंदी भाषा को मान्यता ये नहीं मिला है अभी तक भी कि उसको राष्ट्रभाषा कहा जाए। राष्ट्रभाषा के तौर पर उसको अभी तक भी मान्यता नहीं मिला है। पर राष्ट्रभाषा मतलब जिस भाषा का ज़्यादा अधिकांश क्षेत्र में या ज़्यादातर लोग जिस भाषा को बोलचाल करते हैं, उसको ही राष्ट्रभाषा कहा जाता है। आशा करती हूँ राजभाषा और राष्ट्रभाषा का अंतर आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम आते हैं मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? जिस भाषा को हम व्यवहार के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मानक भाषा। व्यवहार के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है, उसे कहा जाता है मानक भाषा। जैसे कि हम शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सरकारी कामकाज के क्षेत्र में जिन सभी भाषाओं का प्रयोग होता है, उसको कहा जाता है मानक भाषा। तो मानक भाषा भी कहा जाता है। और मानक हिंदी का प्रयोग हम जैसे कि शिक्षा, साहित्य, सरकारी क्षेत्र में हम प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कि क्या है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसी को ही कहा जाता है मानक भाषा या मानक हिंदी कहा जाता है। तो आज हमने क्या जाना कि जो भाषा का अलग अलग भेद है, जैसे कि मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा। इन चारों भाषाओं का परिभाषा अच्छे तरह से आप सभी को समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ आप सब को चारों भाषाओं के बारे में सही तरह से जानकारी हो गई होगी। अगर किसी को कोई भी समझने में कोई दिक्कत हो रहा है या कुछ डाउट है, तो आप सब
कमेंट में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। तो यहीं पर हम अपना क्लास ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ आज का मेरा प्रयास या आज का जो भी मैं समझाई हूँ आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। नमस्कार।